नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेस्ट टाइम जीएस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विश्व के भूगोल में भूकंप। इस वीडियो में हम जानेंगे भूकंप के बारे में, भूकंप का केंद्र क्या होता है, अधिकेंद्र क्या होता है और कौन कौन सी तरंगें होती हैं भूकंप से संबंधित, और हम जानेंगे भूकंप के कारण क्या हैं और उसके अंत में हम करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के MCQ। तो वीडियो को अंत तक देखिए। पहले आप पूरी थ्योरी समझिए और थ्योरी समझने के बाद में लास्ट में आप PVIQ करिए और PYQ करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि भूकंप किसे कहते हैं। देखिए, साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन, मतलब जो पृथ्वी कांपती है तो उसी को हम बोलते हैं भूकंप। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित घटना है। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही तरीक़ों से घटना होती है, जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती हैं। इस कारण पृथ्वी में परिवर्तन भी होता है। देखिए, होता क्या है कि पृथ्वी पर कंपन पैदा होता है। ये कंपन किन कारणों से होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना समझिए कि भूकंप जो कहते हैं वो पृथ्वी के कंपन को कहते हैं। जैसे हम एक तालाब में शांत जल में एक पत्थर फेंकें, तो जब पत्थर फेंकते हैं तो गोल गोल तरंगें चारों तरफ को तालाब के किनारे में जाती हैं, देखी होंगी आप सभी ने। तो उन तरंगों को एक तरीके से हम कह सकते हैं, वो पानी के हिलने को हम कह सकते हैं भूकंप। अगर हम तालाब के पानी को पृथ्वी मान लें तो उसको हम बोलते हैं भूकंप। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा भूकंप का मतलब साधारण शब्दों में कि पृथ्वी जो हिलती है, जो पृथ्वी कंपन करती है एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो धरती का एरिया, पूरी पृथ्वी नहीं कांपती है, एक पर्टिकुलर एरिया उसका ही कांपता है, तो उसी को कहा जाता है भूकंप। और भूकंप विज्ञान की जिस शाखा में भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है सीस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? सीस्मोलॉजी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये चीज़ पूछी जाती है कि भूकंप के अध्ययन की शाखा कौन सी होती है, तो वो है विज्ञान की सीस्मोलॉजी शाखा। फिर भूकंप को जो नापने का यंत्र है वो है सीस्मोग्राफ। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भूकंप को नापने का जो यंत्र है उसका नाम है सीस्मोग्राफ। ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है सीस्मोग्राफ। और जो भूकंप के अध्ययन की शाखा है उसको बोला जाता है सीस्मोलॉजी। अब अगर हम इसके रिएक्टर स्केल की बात करें तो इसके 3 स्केल हैं भूकंप नापने के। नंबर 1 है रिएक्टर स्केल, नंबर 2 है मार्केली और नंबर 3 है राशि फेरल स्केल। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है रिएक्टर स्केल। ये भूकंप नापने का पैमाना है। इसका नाप 1 से 9 तक होता है। प्रत्येक अगला अंक 10 गुना हो जाता है। इसको आप समझ लीजिए कि प्रत्येक अगला अंक 10 गुना हो जाता है। इसका मतलब समझिए कि जैसे कहीं पर 2 तीव्रता का भूकंप आया और दूसरी जगह पर 3 तीव्रता का भूकंप आया, तो पैमाने में तो एक ही अंक बढ़ा है, लेकिन उसकी जो तीव्रता है वो इससे 10 गुना ज़्यादा है। 2 वाला अगर 10 घर गिराएगा तो 3 रिएक्टर वाला 100 घर गिराएगा। ऐसा समझ सकते हैं आप कि उससे 2 वाले से 3 वाले गए की तीव्रता जो है वो 10 गुना ज़्यादा, 10 गुना बढ़ जाती है। और जो रिएक्टर स्केल का पैमाना होता है ये 1 से 9 तक होता है, 1 से 9 तक। जैसे आपके पास पटरी होती है या जैसे आप डॉक्टर की दुकान पे बुखार चेक कराते हैं तो बुखार चेक कराने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है, वैसे ही भूकंप नापने के लिए सीस्मोग्राफ का यंत्र का प्रयोग होता है। और इस सीस्मोग्राफ में जो अंक होते हैं वो 1 से 9 रिएक्टर स्केल तक होते हैं। और जो मार्केली स्केल है इसको वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि इससे भी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। फिर नंबर 3 है राशि फेरल स्केल। तो ये इसकी जो नाप है वो 1 से 11 तक है। जैसे रिएक्टर स्केल की नाप जो है वो 1 से 9 तक है, वैसे ही जो आपकी राशि फेरल की स्केल है ये 1 से 11 तक होती है। तो 3 तरीके की स्केलें हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए भूकंप के बारे में हमने जान लिया कि भूकंप विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, भूकंप का यंत्र कौन सा है और भूकंप की स्केल कौन सी है। अब भूकंप से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली हेडिंग है भूकंप केंद्र। कह रहा है पृथ्वी के अंदर का वह भाग जहाँ तरंगों का जन्म होता है।
तो ये चीज़ आप समझिए, ये यहाँ पर, ये मैं चेंज कर लेता हूँ, ये यहाँ पर, ये इस जगह पर देखिए, ये येलो कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, ये सर्कल के अंदर का ये वाला, यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए तरंगे उत्सर्जित हुई। क्यों हुई वो मैं आगे बताऊंगा। आप मान लीजिए कि सबसे पहले यहाँ पर तरंगे उत्सर्जित हुई, तो इसको कहा जाता है अंग्रेजी में फोकस। क्या कहा जाता है? इसको अंग्रेजी में फोकस कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भूकंप केंद्र। अंग्रेजी में फोकस बोला जाता है और इसको बोला जाता है भूकंप केंद्र। तो हमने समझ लिया कि जो आपका भूकंप केंद्र होता है इसको अंग्रेजी में फोकस बोला जाता है, और ये मेनली धरती के अंदर वो बिंदु होता है जहाँ से तरंगे उठती हैं, जहाँ से भूकंप का जन्म होता है। और ये जो आप गोल गोल साइकिल देख रहे हैं इनको बोला जाता है वेव्स। अंग्रेजी में वेव बोला जाता है और हिंदी में तरंग बोला जाता है, और ये यहीं से उठती हैं। और ठीक इसके ऊपर, ठीक इस बिंदु के, इस भूकंप केंद्र के, इस फोकस केंद्र के ऊपर, यहाँ पर, ठीक है, धरती के ऊपर कह सकते हैं, यहाँ पर बनता है अधिकेंद्र। क्या बनता है? अधिकेंद्र बनता है। तो भूकंप केंद्र के बाद कह रहा उसी सीध में पृथ्वी के ऊपर जहाँ तरंगे सबसे पहले पहुँचती हैं, सबसे ज़्यादा विनाश इसी स्थान पर होता है। ठीक है, जहाँ पर तरंगे सबसे पहले पहुँचती हैं इसी स्थान पर सबसे ज़्यादा विनाश होता है। क्योंकि देखिए, जहाँ पर धरती के नीचे सबसे पहले हलचल होगी, वाइब्रेशन होगा, और ठीक उसी सीध में ऊपर होगा। तो आपको यहाँ पर बिंदु कौन कौन से याद रखने हैं कि जो भूकंप का जन्म होता है जहाँ पर धरती के अंदर, वो भूकंप केंद्र या फोकस कहलाता है। और उसी सीध में धरती के ऊपर सरफेस पर, है ना, जो केंद्र बनता है आकर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, उसी को बोला जाता है अधिकेंद्र। क्या बोला जाता है उसको? अधिकेंद्र। और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं एपी सेंटर। याद रखिएगा, हिंदी में इसे अधिकेंद्र और अंग्रेजी में एपी सेंटर बोलते हैं। और एक चीज़, वैसे तो भूकंप आने की कोई पूर्व जानकारी नहीं होती है, लेकिन भूकंप आने के पहले वायुमंडल में रेडान गैस की वृद्धि हो जाती है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की वृद्धि हो जाती है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की वृद्धि हो जाती है, तो वो आपके रेडान गैस की वृद्धि हो जाती है। तो इस स्लाइड से आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं कि भूकंप केंद्र किसे कहते हैं, अधिकेंद्र किसे कहते हैं, और कौन सी गैस की वृद्धि होती है। इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भूकंपीय तरंगों के प्रकार। भूकंप आता है तो जाहिर सी बात है तरंगे ही होंगी जो धरती को हिलाती हैं। तो 3 तरीके की तरंगें उत्पन्न होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तो देखिए, अगर इनका हम नाम की बात करें तो एक तो ऊपर वाला नाम हो गया, दूसरा होता है प्राथमिक तरंगे जिनको प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, द्वितीयक तरंगे जिनको सेकेंडरी वेव्स बोला जाता है, और एल तरंगे बोला जाता है लव वेव्स। इनकी खोज HD लव ने की थी, इसलिए इनको लव वेव्स बोला जाता है। ये होगा इनके नाम। अगर हम इनकी औसत गति की बात करें तो ये 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब सबसे तेज़ जो है वो आपकी पी तरंगे चलती हैं। और जो एस तरंगे हैं ये 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, मतलब कभी कभी इनकी चाल 4, कभी 5, कभी 6, 4 से 6 के बीच में इनकी औसत गति रहती है। और उसके बाद में एल तरंगे हैं, ये 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की इनकी गति रहती है। उसके बाद में अगर हम माध्यम की बात करें, माध्यम मतलब जिसमें तरंगे चलेंगी उसको माध्यम बोला जाता है। तो जो आपकी पी तरंगे हैं ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं। याद रखिएगा, आपकी जो पी तरंगे हैं ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं। और जबकि जो एस तरंगे हैं वो ठोस में। तो एस कैसे याद रखेंगे? एस फॉर क्या होता है? एस फॉर होता है आपका सॉलिड। एस फॉर क्या होता है? सॉलिड। तो याद रखिएगा, एस तरंगे केवल आपकी सॉलिड में चलती हैं। और एल तरंगे तो कैसे याद रखेंगे? एल को आप लेयर कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? लेयर, है ना। तो लेयर मतलब एक तरीके से धरती पर चलना, तो धरातलीय तरंगे, है ना। लेयर किसी चीज़ की होती है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, तो धरती की सबसे ऊपर वाली लेयर तो धरातलीय तरंगे हो जाएगी। लेयर, एल लेयर, धरातलीय तरंगे। और पी तरंगे जो हैं ये क्या हैं? ये ठोस, द्रव, गैस, ये पदार्थों में चलती हैं। तो पी मतलब पदार्थ कह सकते हैं, पदार्थ कैसा भी हो ये चलेंगी। उसके बाद में अगर क्षति की बात करें, नुकसान की बात करें, तो पी तरंगें कम नुकसान करती हैं। इनकी गति तेज़ है लेकिन नुकसान कम करती हैं। एस तरंगें ये औसत क्षति करती हैं, ठीक है, लगभग कम न ज़्यादा, मध्यम। और जो एल तरंगें सबसे ज़्यादा नुकसानदायी है,
एल तरंगें बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। और अगर हम इनके प्रकार की बात करें तो ये तरंग जो आपकी पी है ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है, और आपकी एस तरंग और एल तरंग ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ये हम जब आपको भौतिक विज्ञान का चैप्टर पढ़ाएंगे, ध्वनि वाला, प्रकाश वाला, तो आपको वहाँ पर बताएंगे कि कौन सी तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, कौन सी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो ये समझने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपको फिजिक्स वाला जब वीडियो पढ़ाएंगे तो कुछ टॉपिक हम वहाँ पर बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ अगर यहाँ पर बताने बैठ गए तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम टॉपिक से भटक जाएंगे। तो यहाँ पर हम केवल भूकंप की ही बात कर रहे हैं। तो याद रखना है आपको, भूकंप में 3 तरीके की तरंगें होती हैं, पी, एस, एल। इनका नाम प्राथमिक, द्वितीयक, लव वेव्स होता है। स्पीड पी तरंगों की 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, एस तरंगों की 4 से 6 किलोमीटर होती है, 4 से 6 है, और एल तरंगों की 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पी तरंगें पदार्थ में चलती हैं, मतलब तीनों में, एस तरंगें सॉलिड में चलती हैं, और एल तरंगें धरातल पर चलती हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान जो करती हैं वो एल तरंगें करती हैं, उससे कम आपकी एस तरंगें करती हैं, और उससे कम आपकी पी तरंगें करती हैं। और अगर हम प्रकार की बात करें तो ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, और ये दोनों अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। आगे बात कर लेते हैं भूकंप के कारण। देखिए, हमने जान लिया कि भूकंप क्या होता है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि भूकंप के कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कारण है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। पृथ्वी जिन प्लेटों की बनी होती है वह सरकती रहती हैं, सरकने पर ये एक दूसरे से टकराती रहती हैं, और टकराने से भूकंप आता है। हमको पता है कि पृथ्वी बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों से बनी हुई हैं, और जब ये प्लेटें खिसकती रहती हैं तो ये एक दूसरे से टकराती हैं, और जब ये टकराती हैं तो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाती हैं, जिससे क्या होता है, भूकंप आ जाता है। तो ये पहला कारण हो गया यहाँ पर। दूसरा है ज्वालामुखी का विस्फोट। तो देखिए, जब किसी क्षेत्र में भूकंप आता है तो उसके आसपास के क्षेत्र में कंपन उत्पन्न होता है, इसी कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब किसी क्षेत्र में भूकंप आता है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, जब किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। जब किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसके आसपास के क्षेत्र में कंपन उत्पन्न होता है, और इस कंपन को हम भूकंप कह देते हैं। भाई, ज्वालामुखी जब तेज़ी के साथ ब्लास्ट करेगा तो धरती की जो वहाँ की लेयर है उसमें कंपन पैदा हो जाएगा। जब कंपन पैदा होगा तो वही कंपन हम भूकंप कहलाता है। अगला है पृथ्वी का सिकुड़ना। तो पृथ्वी अपने जन्म के बाद आज तक धीरे धीरे ठंडी हो रही है। पृथ्वी शुरुआत में आग का गोला था, आज धीरे धीरे क्या हो रही है, ठंडी हो रही है, और जिसके कारण वह सिकुड़ रही है। धरती धीरे धीरे ठंडी हो रही तो वो सिकुड़ रही है, और सिकुड़ने के कारण इसके आंतरिक भागों में परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन के फलस्वरूप कंपन उत्पन्न होती है। जब इन धरती के अंदर जब परिवर्तन होगा, जब कुछ सिकुड़ेगी तो वो हिले डुलेगी, और जब हिले डुलेगी तो जाहिर सी बात है भूकंप आएगा। अगला है जलीय भार। ये हमारे द्वारा बनाया गया है। ठीक है, हमारे द्वारा मतलब मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक, ये सिस्टम क्या है कि नदियों पर जब बांध बनाए जाते हैं तो इकट्ठा किए गए पानी द्वारा धरती पर दाब लगाया जाता है, चट्टानों में दबाव बढ़ जाता है, जिससे उनकी स्थिति में परिवर्तन आने से भूकंप आता है। और भारत में इस तरह के भूकंप कोयना बांध वाले क्षेत्र में 11 दिसंबर 1967 को आया था। ठीक है, होता क्या है कि जब नदियों पर हम बांध बना देते हैं तो पिछले हिस्से में पानी भर दिया जाता है। वो पानी का वजन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वो वहाँ की प्लेट पर दबाव डालता है, और दबाव डालने से उनकी स्थिति में परिवर्तन होता है, और जब परिवर्तन होता है तो भूकंप आता है। भारत में इस तरीके का भूकंप आया था 11 दिसंबर 1967 को, ये कोयना बांध पर। ये बांध मैंने आपको बांध वाले चैप्टर में पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट वाले डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए, इंडियन जियोग्राफी वाली प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पर आपको बांध मिल जाएंगे, और उस बांध में मैंने इन बांधों का जिक्र किया हुआ है। अब हम करेंगे MCQ भूकंप से रिलेटेड। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, भूकंप नापने का यंत्र है। भूकंप को किससे नापा जाता है? तो भूकंप को आपके नापा जाता है सीस्मोग्राफ से। किससे नापा जाता है? सीस्मोग्राफ से नापा जाता है। अगला, रिएक्टर स्केल का प्रयोग नापने में किया जाता है वायु की आर्द्रता, वायु का वेग, वायु दाब, या फिर भूकंप की तीव्रता। तो आपका सही आंसर है भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर का बिंदु कहलाता है। जो सबसे ऊपर का बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अधिकेंद्र। क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन, भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है, मतलब भूकंप का अध्ययन जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सीस्मोलॉजी। क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है सीस्मोलॉजी।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा सुनामी का मुख्य कारण है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, तूफान। मतलब इसका मुख्य कारण आपको बताना है कि कौन सा मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण है ऑप्शन बी, भूकंप। कौन सा मुख्य कारण है? ऑप्शन बी, भूकंप जो है इसका मुख्य कारण है। जब भूकंप आता है तो सुनामी बहुत तेज़ी के साथ में उठती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके अपने सुझाव देने की कोशिश करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। हम आपकी कंपटीशन की तैयारी कराने में आपकी बेहतर से बेहतर सहायता करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।